Hello everyone. In this video, we will discuss about the blood. So the blood is the fluid connective tissue and it is defined as the red color fluid. यानी कि हमारा जो ब्लड है वो क्या है, रेड. एक तो कलर में रेड है. द सेकेंड थिंग इज दैट इट इज़ फ्लूइड इन नेचर, यानी कि जैसे हमारा वाटर रहता है, लिक्विड, द्रव. अपार्ट फ्रॉम दिस इट सर्कुलेट थ्रू वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो किस में सर्कुलेट होता है, वैस्कुलर सिस्टम में. अब यहाँ फिर से दो वर्ड हैं, वन इज वैस्कुलर एंड द अनदर वन इज सिस्टम. वैस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स, जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, चाहे वो ब्लड वेसल हो मतलब जो ब्लड को कैरी करेगी, या फिर वो लिम्फ वेसल हो जो कि लिम्फ को कैरी करेगी. वेसल मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना, नलिकाएं होती हैं. एंड अनदर वन इज द सिस्टम. सिस्टम हमने पहले भी देखा है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नॉन एज सिस्टम, यानी कि बहुत सारी वेसल से मिलकर इस सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम. तो हमारी पूरी बॉडी में जो ऐसा वैस्कुलर सिस्टम होगा, उस पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, सर्कुलेट करता है. किस किस में, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर अदर वर्टिब्रेट्स. अदर वर्टिब्रेट्स का क्या मतलब है, बाकी के सारे एनिमल. यानी कि ऐसा नहीं है कि ब्लड सिर्फ ह्यूमन में इस सिस्टम में बह रहा, बाकी के जितने एनिमल रहेंगे उसमें भी इसी वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है. नाउ आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड. द फर्स्ट वन इज द कलर. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारा जो ब्लड है, इंसान का ब्लड, इट इज़ रेड इन कलर, लाल कलर का है. अब क्या रीज़न है कि इंसान का जो ब्लड है वो लाल कलर का है? इसकी जो वजह होती है वो दैट इज़ हीमोग्लोबिन. ब्लड इज़ रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन. जैसे आप लोगों ने एच बी सुना होगा कि आपका एच बी कम हो गया, ब्लड रिपोर्ट चेक कराओ, एच बी चेक कराओ, नॉर्मली डॉक्टर्स बोलते हैं. तो ब्लड का जो रेड कलर है इसी हीमोग्लोबिन के वजह से. अब उसमें भी क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में जैसे अपन ने देखा ना वैस्कुलर सिस्टम, अब ये वेसल्स बहुत टाइप की हैं. ऐसी ही हमारी बॉडी में एक होती है आर्टरी और एक होती है वेन. नॉर्मली में हम देखें तो आर्टरी वो होंगी जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है और वेन्स वो होती हैं जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है. तो आर्टीरियल ब्लड मतलब आर्टीरियल ब्लड में क्या होगा, ये इसका जो कलर होता है वो होता है स्कारलेट रेड. क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि इससे जो ब्लड होगा वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये हुआ कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट होगा ज़्यादा और CO2 का कंटेंट होगा कम. तो इसका जो कलर होगा ना डार्क रेड आप बोल सकते हो. स्कारलेट मीन्स थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का. अब साथ ही साथ एक होती है हमारी वीनस ब्लड, यानी कि वेन्स, और ये सभी को पता होगी नाड़ी, जैसे बोलते हैं नस में, जिसमें इंजेक्शन पर्टिकुलरली इन्हीं नसों में लगाया जाता है. और आप ये देखना कि नस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि ये एकदम हमारी स्किन के जस्ट नीचे रहती है, सबक्यूटेनियस. इसीलिए अब कभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कलाई के पास में, तो ये नीले नीले कलर में जो आपको दिखती है यही होती है हमारी वेन्स, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में नस बोलते हो. और जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो इन्हीं में लगाया जाता है. इसका भी रीज़न है कि नस हमारी एकदम स्किन के नीचे क्यों रहती हैं, इसके अलावा इंजेक्शन इसमें क्यों लगाते हैं, ये पूरा हम देखेंगे ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में. अभी हम ये देखते हैं कि इनका जो ब्लड रहता है इट इज़ पर्पल रेड बिकॉज इट कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहती है और ऑक्सीजन कम रहता है, क्योंकि ये होता है इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो इसका रेड रहता है पर्पल रेड, यानी कि थोड़ा सा पर्पल कलर में रहेगा. हम बोल सकते हैं कि ये गाढ़ा ज़्यादा लाल है और ये तो उससे थोड़ा सा कम लाल है. अब हम आगे देखते हैं. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम का सीधा मतलब है कि हमारी बॉडी में ब्लड का कितना वॉल्यूम है, कितना ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड का कितना अमाउंट. तो अगर हम एक अडल्ट मेल की बात करें तो इसमें जो ब्लड का अमाउंट होता है दैट इज़ 5 लीटर. यानी कि अगर एक कोई अडल्ट व्यक्ति है, 70 किलो हम वजन लेते हैं उस पर्सन का, तो उसमें जो ब्लड होगा वो कितना होगा, और अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर. ओके. इसके अलावा अगर वहीं एक एडल्ट फीमेल है तो उसमें ब्लड रहता है 4.5 लीटर, यानी कि मेल से आधा लीटर कम. अब इसका रीज़न क्या है, देखो, चाहे वो मेल हो अडल्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, हम कितनी भी ले लेते हैं, 30 की एज ले लेते हैं या फिर 25 की, कि 25 का एज का, 30 एज का एक हमारे पास मेल है और एक हमारे पास क्या है 30 एज की फीमेल.
अब मेल में ब्लड है 5 लीटर, वहीं फीमेल में 4.5 लीटर, मतलब मेल से आधा लीटर कम। इसका रीज़न क्या है? वेट तो दोनों का अपन ने देखा कि 70 kg के है। रीज़न ये है कि फीमेल्स में क्या होता है, पीरियड्स मीन्स नॉर्मल बोलते हैं ना, ब्लीडिंग, मासिक चक्र चल रहा, तो ये ब्लीडिंग कब से स्टार्ट होती है? प्यूबर्टी से, किशोर अवस्था से। और इसकी जो एज रहती है नॉर्मल हम लेके चलते हैं 13। तो 13 में क्या होता है, जो भी फर्स्ट पीरियड आता है उस स्टेज को हम बोलते हैं मीनार्चे। अब इस मीनार्चे से क्या होता है, फीमेल्स में हर मंथ होती है ब्लीडिंग, और उस ब्लीडिंग में जैसे ही क्या होगा कि ब्लड फ्लो होगा, तो हर ब्लीडिंग में अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलीलीटर ब्लड जाता है, और ये ब्लीडिंग चलती है 5 दिन। लगभग आप बोल सकते हो कि 200 से 250 ग्राम ब्लड हर मंथ फीमेल में लॉस होता है। और यही रीज़न है कि अब क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है कि ये जो फर्स्ट मीनार्चे था, फर्स्ट पीरियड, ये 13 की एज से लगभग 45 की एज तक फीमेल्स में चलते हैं। कब से? 13 से 45। तो इस बीच में क्या रहेगा कि जो मेल रहेगा उसमें ब्लड ज़्यादा रहेगा और फीमेल में ब्लड कम रहेगा। इससे लेकिन अगर कोई अपन इस 13 से पहले या इस 45 के बाद देखें, क्योंकि 13 से पहले तो पीरियड चालू हुए नहीं थे, तो ब्लड लॉस हो नहीं रहा था। तो अब अपन अगर 10 साल का एक लड़का लें और एक 10 साल की लड़की लें, जिनका वेट इक्वल हो, तो उनमें जो ब्लड का अमाउंट है वो भी इक्वल रहेगा। सेम एज आप 45, आप यहाँ पर 60 साल के एक आंटी को ले लो, 60 साल के एक अंकल को ले लो, दोनों का वेट सेम होना चाहिए, तो उनमें जो ब्लड रहेगा ना, उसका वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लेकिन अगर आप इस पीरियड की बात करें 13 से लेके 45 तक, प्यूबर्टी से, एक्चुअली में प्यूबर्टी से कहाँ तक, आप मीनार्चे से क्या बोल सकते हैं, मेनोपॉज। मीनार्चे मतलब जब होगा फर्स्ट पीरियड, मीनोपॉज मतलब लास्ट पीरियड, क्योंकि इसके बीच हर महीने ब्लीडिंग होनी है। इसीलिए अगर इसके बीच में आप किसी भी एज में देखो, चाहे आप 25 में या फिर आप किस में देख लो, 35 में, 30 में, अगर मेल और फीमेल दोनों का वजन सेम है, तो फीमेल में आधा लीटर ब्लड कम रहेगा कंपेयर टू मेल। आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर हम एक न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, जो कि नवजात बच्चा होता है ना, अभी उसमें कितना ब्लड रहता है, 450 मिलीलीटर, यहाँ पर मिलीलीटर है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन एंड पीएच, यानी कि हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, और फिर अकॉर्डिंग टू हम उसके देखेंगे रिएक्शन। तो है ना, अपन देखते थे 10th में 12th में पीएच वैल्यू, अम्ल है कि क्षार है, इसका पीएच उसका पीएच। तो सबसे पहले ये होता है इसका पीएच 7.4, और अगर 7.4 है तो अपन ने देखा होगा ना आप लोगों ने एक स्केल जिसे अपन बोलते हैं पीएच स्केल, सोरेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो इस पीएच स्केल में क्या होता है, 1 से लेके कहाँ तक नंबर होते हैं, 14 तक। अब यहाँ बीच में रहता है 7, और 7 को अपन क्या कैटेगरी दी जाती है, 7 को कैटेगरी दी जाती है न्यूट्रल की। अब इस 7 से पहले अगर ये जो नंबर है ये होते हैं एसिडिक, और इस 7 के बाद अगर किसी चीज़ का नंबर होगा तो इसका रहता है यहाँ पर नेचर बेसिक। तो 7 है न्यूट्रल, जैसे कि वाटर होता है ना जो हम पानी पीते हैं, उसका पीएच होता है 7, उदासीन जिसलिए हम उसे बोलते हैं कि उसमें ना वो अपन को मीठा लगेगा, ना खारा लगेगा, ना खट्टा, मतलब आपकी प्यास बुझ जाएगी। जबकि आप ग्लूकोज पियो, पेप्सी पियो, आपकी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि वो सब एसिड बेस में जाते हैं। वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। तो अब हमने देखा ब्लड का पीएच, सिंपल सी बात है, अगर इस 7 से पहले होता तो एसिडिक इन नेचर होता, लेकिन क्योंकि 7.4 मतलब 7 के बाद है, दैट्स वाई इसका नेचर कैसा होगा, एल्कलाइन, हिंदी में हम बोले तो क्षारीय इन नेचर। ओके, द लास्ट वन इज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का सीधा मतलब है गाढ़ापन, यानी कि आपका ब्लड कितना गाढ़ा होता है और कितना पतला होता है। अब सबको चोट तो लगी ही होंगी, कभी ना कभी क्रिकेट खेलते खेलते लड़ लिए, सर फोड़ लिए एक दूसरे का, या गिर गए, कई बार धोखे से भी लग जाता है। तो आप कभी भी ब्लड को देखना या कट भी है तो वाटर के कंपेयर वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पानी बह गया तो एकदम ब्लड भी बह जाए। तो ब्लड क्या होता है, इट इज़ 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। 5 टाइम मोर का क्या मतलब है कि हमारा पानी जितना पतला होता है, इससे ब्लड कैसा रहेगा, 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा पानी के कंपेरिजन में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, यानी कि हमारा ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, या फिर ब्लड ने
कौन कौन सी चीज़ें कंटेन करके रखी हैं। सो द ब्लड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड कार्पस्कल। मतलब ब्लड में हमें मेनली दो चीज़ें मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, और प्लाज्मा होता है हमारा लिक्विड पार्ट, और इसका परसेंटेज होता है 55%। अगर हम देखें कि ब्लड हमारा कितना है 100%। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर ब्लड कार्पस्कल्स, और ब्लड कार्पस्कल को अगर हम और एक और नाम दें, सिंपल नेम, तो दैट इज रेड ब्लड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स, यानी कि ब्लड सेल्स जिसमें हमारी RBC, WBC और प्लेटलेट्स आती हैं। तो इनका परसेंटेज कितना हो जाएगा 55 इसका, तो सिंपल सी बात है 45 रहेगा इसका। तो अभी हमने देखा कि ब्लड में है प्लाज्मा और कार्पस्कल। अब हम प्लाज्मा को भी डिटेल में और अच्छे से देखेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन कलर, यानी हमारा प्लाज्मा कैसा रहता है, आप इसको बोल सकते हो लाइटिस येलो, मीन्स ये रहेगा आपका येलोइश कलर का। ओके, अब हम इसका खुद का कॉम्पोजिशन देखेंगे। अभी तो हमने देखा ब्लड का कॉम्पोजिशन कि उसमें प्लाज्मा है 55%। इस प्लाज्मा के अंदर भी क्या है, अब हम उससे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 91 to 92% ऑफ वाटर रहता है, और अगर 92% वाटर है तो बचा 8%। उस 8% में मेनली हमारे होते हैं सॉलिड्स, और उसके अलावा होती हैं कुछ अमाउंट में गैसेस। गैसेस तो बहुत इजी है, सभी को पता है, जो हम लेते हैं नॉर्मली ऑक्सीजन, और फिर जब मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगी तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आप इनटेक करते हो नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.01%। इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे कि हम कौन सी गैस इनटेक करते हैं, कौन सी एक्सहेल करते हैं। तो मेनली यहाँ पर कौन सी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब बचते हैं हमारे सॉलिड, इनकी सॉलिड्स क्या हैं। तो सॉलिड्स को हम मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड अनदर वन इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सभी ने केमिस्ट्री में सुना होगा ना, कार्बन की श्रृंखला चल रही हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेप्टेन, तो ऐसे करके आप लोगों ने सुना होगा। तो बस जिसमें कार्बन होगा, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल में इसमें प्लाज्मा, प्रोटीन आप नॉर्मली समझ सकते हैं, जो जिम में वाले नहीं रहते ऐसे बॉटल में बिल्कुल गए और ढका दिए, बिल्कुल होते एक्चुअली वही प्रोटीन है, क्योंकि ये प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगे तो हमने इन्हें स्पेशल नाम दिया प्लाज्मा प्रोटीन। इसे हम सेपरेट चैप्टर है अलग से पढ़ेंगे, गामा ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन वैसे अभी भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अमीनो एसिड रहते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट भी अपने आप में एक ब्रीफ चैप्टर है, क्योंकि ये इसमें भी पूरे ना इसकी 3 कैटेगरी डिवाइड रहती हैं, पॉलोसैकेराइड, डायसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड। तो पर्टिकुलरली इसमें अगर हम देखें ना हमारे ब्लड में, तो इस कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, और ये होता है हमारा मोनोसैकेराइड, यानी ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं ग्लूकोज को। जो आप शुगर लेते हो, हम जो शुगर लेते हैं ना चीनी, नॉर्मली वो इसी फॉर्म में हम इनटेक करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, यानी कि द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव द कार्बन। तो इसमें क्या होगा, आपके आयंस, चाहे आप सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम ले लो, ये सारे आयंस किस में आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। नाउ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे पास आती है, दैट इज सीरम। तो अब तो आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ तक तो सीरम का कुछ रोल ही नहीं है, तो सीरम कहाँ से आ गया। अब दरअसल में सीरम ऐसे हमारी बॉडी में भी नहीं रहता, अगर हम नॉर्मली ब्लड में देखेंगे। सीरम हमारा किससे निकलता है, ब्लड क्लॉट से, ये भी वही होता है स्ट्रोकलेट फ्लूइड। और किससे ओजस आउट होता है, इट ओजस आउट फ्रॉम ब्लड क्लॉट। मैंने बताया ना नॉर्मल कंडीशन में देखने नहीं मिलेगा, जब आपको इंजरी अगर होती है और ब्लड क्लॉट होता है। आप कभी भी देखना, अब जहाँ आपको चोट लगती है ना, फिर उससे या कोई चोट या घाव हो, पानी की बूंदे टाइप की निकलती है, एकदम पानी जैसे, दैट इज सीरम, वही सीरम होता है, पीने मत लगना उसे, वही सीरम है। सो व्हेन ब्लड इज कलेक्ट, हाँ ये वाली जो प्रैक्टिकल की प्रोसेस है, एक तो आप अपनी चोट से देख सकते हो जो मैंने बताया, दूसरी चीज़ आप किससे देख सकते हो कि इसे साइंटिफिकली, मतलब जो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, मतलब ब्लड आप अगर अब निकालोगे ना, इस टाइप की परख नली टाइप की रहती हैं, उसमें आप ब्लड को क्या कर दो, भर दो, कलेक्ट कर दो, तब आप देखें ना, क्योंकि जो ब्लड सेल्स रहती हैं उनमें रहता है वजन,
तो वो क्या होती हैं, ऐसे नीचे नीचे ट्रैप्ड हो जाती हैं अपने वेट के उससे ऐसे पूरे, और इसके ऊपर लगभग 45 मिनट बाद क्या होता है कि इस टाइप से जो सीरम रहता है वो पूरा ऊपर हो जाता है। और इसी सीरम का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। आजकल पूरी प्लाज्मा थेरेपी चली है जिसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ तक कि जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है ना, जो वैक्सीन बनाई जाती हैं पोलियो की, इसकी उसकी, पूरा इसी सीरम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो एडवर्ड जेनर थे ना, सब यहीं से पूरा जो कॉन्सेप्ट है वैक्सीन का यहीं से निकला था, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, ऐसे करके। खैर इसे हम वैक्सीन में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग ये समझे कि सीरम ऊपर आ जाता है जैसे घाव में, तो अपन क्या देखते हैं कि व्हेन ब्लड इज कलेक्ट इन अ कंटेनर, हम ब्लड को एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा प्रोटीन है, एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजिन, तो वो प्लाज्मा में तो नॉर्मली प्रेजेंट होगा। अब जब ये हमें चोट लगती है ना, तब क्या होता है कि हमें, क्योंकि ब्लड को जमाना है, नहीं तो अगर इंजरी होगी तो ब्लड तो बहता ही जाएगा, तो जमना जरूरी है। तब इस ब्लड को क्लॉट करने के लिए क्या होता है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में हो जाता है कन्वर्ट, और जैसे ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है तो हमारा हो जाता है ब्लड क्लॉट। अब ब्लड क्लॉटिंग भी हमारी एक ब्रीफ प्रोसेस है और इसमें 13 फैक्टर्स होते हैं, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन लेवल फैक्टर, प्रेजेंस हैज नॉट बीन प्रूव्ड, एंटीमोफिलिक फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ऐसे करके 13 फैक्टर हैं टोटल। तो इसे हम ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे। अभी आप लोग वो ना लें, नहीं तो मनोबल कमजोर। अभी सिर्फ ये देखें कि ऐसे ही फाइब्रिनोजिन फर्स्ट फैक्टर है, फाइब्रिनोजिन प्रोथ्रोम्बिन, तो ये जैसे ही फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा और हमारा क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और इस ब्लड क्लॉट के 45 मिनट्स बाद जब आप देखोगे तो इसी से क्या होता है, ओजस आउट सीरम, इसी से हमारा निकलता है सीरम। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सीरम है और वो प्लाज्मा है वो एक ही है। इनमें ऑलमोस्ट सारी थिंग्स, मतलब कॉम्पोजिशन भी हम देखेंगे तो यही आ जाएगा, 90% वाटर, लगभग 90% इसमें वाटर, 92 आप बोल सकते हो। ऐसे ही सॉलिड का इसमें कॉम्पोजिशन होगा। बस डिफरेंस इस चीज़ का है, डिफरेंस इज द फाइब्रिनोजिन, क्योंकि जो प्लाज्मा था उसमें हमारा फाइब्रिनोजिन प्रेजेंट था, लेकिन जो सीरम है उसमें हमारा फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम एक फॉर्मूला निकालें कि सीरम क्या है, तो अब सीरम क्या है, सीरम और प्लाज्मा दोनों तो एक हैं, बस सीरम में क्या हो गया है, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजिन, यानी कि सीरम सेम एज प्लाज्मा है, बस किसको क्या माइनस हमें करना पड़ेगा प्लाज्मा में से, फाइब्रिनोजिन, है ना। बस इन दोनों चीज़ का ही डिफरेंस है कि अगर हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन को अलग कर देते हैं तो वही क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।